हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीसीएसई फोर्थ सेमेस्टर का पोल्ट्री का चैप्टर में देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसा उसका जो सिस्टम होता है डाइजेशन का, उसके जो पोल्ट्री होती है उसका जो भी भोजन के पचने का जो भी जितना भी सिस्टम होता है, जितनी भी प्रोसेस होती है, उन सबको हम लोग आज लाइन से देखते हैं कि उसमें पाचन जो उसका पाचन प्रक्रिया है उसमें कितने प्रकार के अंग आते हैं, क्या क्या शामिल होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समस्त जीवों का पाचन तंत्र मुख से शुरू होकर गुदा पर समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मुर्गियों में भी यह मुख से आरंभ होता है और गुदा पर समाप्त होता है। क्योंकि जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों को छोड़कर, जो मूवमेंट करते हैं, उनमें हम जानते हैं कि उनमें पाचन क्रिया जो शुरू होती है वो मुंह से शुरू होती है और गुदा द्वार पर समाप्त होती है। ठीक। और इसी प्रकार मुर्गियों में भी यही होता है जिसका हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक। इसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग अपना शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो मुंह पे आते हैं। मुंह यानी चोंच से हम लोग शुरू करते हैं ना, इसमें चोंच होती है, फिर मुंह होता है। चोंच जो होता है इनका वो टाइट टाइटली होता है, जिससे ये लोग किसी भी चीज़ को काट के खा सकते हैं, किसी चीज़ को बिन सकते हैं। वो मतलब अपने चोंच के साथ उठा के अपने मुंह में रख सकते हैं। ठीक। तो इनका जो चोंच होता है वही हमारा मुंह होता है, मतलब हमारा नहीं, मतलब उन्हीं का मुंह होता है। और देखो चोंच में क्या होता है, यह पाचन तंत्र का पहला अंग है। ठीक। जो पाचन तंत्र है उसका पहला अंग क्या है, मुंह है, जो मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। परंतु इनके मुंह में दांत व होंठ नहीं होते, इनके स्थान पर मैंडिबल कांटेदार जबड़े होते हैं। जो मैं चोंच बता रहा हूँ ना, वही चोंच के अंदर ही थोड़ा सा पार्ट होता है, छोटा छोटा, क्योंकि इनमें दांत और जो ओठ होता है वे नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जीवों में जैसे हम लोग देखें, मान लो जैसा हो गया गाय हो गई, भैंस हो गए और चूहे हो गए, इन सब में दांत और ओठ सब पाए जाते हैं। लेकिन मुर्गियों में क्या होता है और पक्षियों में क्या होता है कि ओठ और दांत नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, ना के बराबर है कभी कभार किसी किसी पक्षी में। तो उनके स्थान पे क्या होता है, मैंडिबल कांटेदार जबड़े होते हैं। ठीक, जो भोजन को काटने में मदद करता है, और उनकी जीभ नुकीली, तीर के आगे का भाग जैसा होता है। तो इनकी जो जीभ होती है, जीभ कैसे नुकीली होती है, तीर का आगे का पोर्शन नहीं होता है नुकीला, उसी तरीके से इनका जीभ का आगे का संरचना बना होता है, जो लार का श्रवण करती हैं, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक। अब हम लोग आते हैं ग्रास नली पे। ग्रास नली या पाचन तंत्र का द्वितीय भाग है, जो मुंह से जुड़ा होता है। ठीक, मुंह से जुड़ा हुआ ग्रास नली, मतलब जो हमारे मुंह से होता हुआ सीधा ये पेट में जुड़ा होता है, इसी बीच में एक ग्रास नली होती है। यह पाचन तंत्र का द्वितीय भाग है, जो मुंह से जुड़ा होता है। मुंह में के बाद भोजन ग्रास नली से होता हुआ अन्नकूट में जाता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, ग्रास नली केवल एक ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है बस। ठीक है, भोजन के ट्रांसपोर्ट होने का एक माध्यम है, एक जरिया। अब आते हैं अन्नकूट। अन्नकूट यहाँ पर भोजन आने के बाद भंडारित होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि भोजन अन्नकूट में आता है, और यहाँ आने के बाद ये जैसा इसका संरचना देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से है। तो इसका यहाँ पर भोजन आके इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पाचन क्रिया बहुत कम होता है, अर्थात जो मुख से लार मिला भोजन की पाचन क्रिया सक्रिय होती है। मतलब हम लोग जो ये भोजन करती हैं पोल्ट्री, तो इनके जो भोजन है, भोजन में साथ में लार मिलता है, जो जीभ से निकलती है। जीभ से निकलने के पश्चात लार भोजन मिल जाती है, और वही लार पाचन की क्रियाओं में थोड़ा बहुत सहयोग करते रहते हैं अन्नकूट के अंदर। अब आते हैं ग्रंथिल जठर। ग्रंथिल जठर में देखते हैं अन्नकूट के बाद भोजन ग्रंथिल जठर में आ जाता है। ग्रंथिल जठर जो होता है वो मुग्धाकार अंग होते हैं। मुग्धाकार मतलब इसका आकार जो होता है मुग्धा के आकार का होता है। ठीक, इसमें काफ़ी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, काफ़ी सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो सहायक, बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं, और यहीं पर अमाशयी रस निर्मित व स्रावित होता है। ग्रंथिल जठर में अमाशयी रस भी निर्मित व स्रावित होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसमें HCl अम्ल का स्राव भी होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाचन क्रिया में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका होता है, HCl अम्ल का, जो किसी भी पदार्थ को गलाने के काम में अधिकतर उसको मतलब पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में HCl अम्ल का ही काम पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं। परंतु यहाँ ज़्यादा देर तक भोजन नहीं रुकता है, अतः पाचन थोड़ा बहुत ही होता है, इसके बाद ये आप प्रेषणी में चले जाते हैं। ग्रंथिल जठर में भी ज़्यादा देर तक भोजन नहीं रुकता है। ठीक, अब आगे का हम लोग देखते हैं। आगे के पेज में प्लेषणी। प्लेषणी जो है ये ग्रास नली का फूला हुआ डिश जैसी संरचना बनी होती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये ग्रास जो प्लेषणी बनी है, देखो आप देख सकते हैं जैसे फूला हुआ पार्ट है ना इसका, तो इसीलिए कह रहे हैं उसको डिश जैसी संरचना बनी है, जिसे प्लेषणी कहते हैं। इसको ही प्लेषणी कहते हैं। यह बहुत ही मजबूत पेशी का बना होता है। ये मुख्य रूप से भोजन को कूटने व पीसने का काम करती है।
प्रेषणी को पेशी आमाशय भी कहते हैं। रिक्त होने पर निष्क्रिय रहती है, परंतु जैसे ही इसमें भोजन आता है ना, ये अपना काम चालू कर देती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, तुरंत ही अपना काम, मतलब भोजन को कूटने पीसने का काम तुरंत करना शुरू कर देती है जब तक इसमें भोजन आता है। अब देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के दो भाग होते हैं, ग्रहणी लूप और क्षुद्रांत। ठीक, क्षुद्रांत ग्रहणी लूप में अग्नाशय भी उपस्थित होता है, जहाँ से अग्नाशयी रस विस्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, पेप्सिन तथा टेप्सिन एंजाइम होते हैं। अन्य एंजाइम छोटी आंत की भित्तियों से स्रावित होता है, जो प्रोटीन व शर्कराओं के पाचन में मदद करता है। छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण करने वाला प्राथमिक अंग है। ठीक, जो छोटी आंत होता है, ये पोषक तत्वों का अवशोषण जो करने का, मतलब जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं भोजन, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको सबसे पहले कौन अब्जॉर्व करता है? छोटी आंत करता है। ठीक, वो उसमें उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एमाइलेज, पेप्सिन, टेप्सिन आदि इसी तरह के कई सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं अंधनाल। अंधनाल या छोटी आंत के दो अंधकोश होते हैं, जिनका पाचन में कोई योगदान नहीं होता या केवल जल का अवशोषण करते हैं। जैसा आप लोग साइड साइड से नुकीला नुकीला देख रहे हैं, यह है ये तरह अंधनाल होता है। ठीक है, अंधनाल में कोई पाचन नहीं होता, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई जो है छोटी के मुताबिक कम होती है। ये केवल नाम से ही होता है, बड़ी की लंबाई छोटी के मुताबिक कम होता है। मतलब वास्तव में बड़ी जो आंत होती है लंबाई में, वो छोटी आंत होती है, लेकिन नाम बड़ी आंत जो है वो उसकी लंबाई छोटी होती है। यह छोटी आंत से लेकर अवस्कर में जाकर खुलता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेती है, जिससे पक्षियों का संतुलन बना रहता है। अवस्कर आहार पथ का मुख से गुदा द्वार तक के अंतिम सिरे का फूला हुआ भाग अवस्कर कहलाता है। आहार पथ से यानी शुरू से लेके मुख से लेके गुदा द्वार तक के अंतिम सिरे का जो फूला हुआ भाग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवस्कर। अवस्कर का अर्थ है कॉमन फीवर, यानी समान निकासी। समान निकासी, और मुर्गियों में पाचन, मूत्र और प्रजनन पथ सभी अवस्कर में खुलते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार अवस्कर का बाहर खुलने का भाग है, जो अंडे देने न देने के आधार पर छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक, कहने का मतलब जब ये गुदा द्वार है, जब मुर्गियाँ अंडा देती हैं तो ये इस जो पार्ट है, इसका आकार बड़ा हो जाता है जब अंडे देती हैं, और जब अंडे नहीं देती तो वो छोटा रहता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो अभी ये फिगर है मुर्गी के डाइजेशन सिस्टम का, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने क्या क्या बताया है। मुंह से इनमें शुरू होता है पाचन क्रिया, और वो सीधा ग्रास नली से होते हुए मुंह में जीभ होते हैं। ठीक, जीभ नहीं होते हैं, मैंडिबल होते हैं, कांटेदार। ठीक, जो वो किसी चीज़ को इसे काट के पकड़ने का काम करते हैं। और उससे के बाद ये लोग ग्रास नली से भोजन होता है, वो अन्नपूर्णा ने बताया था ना, गोलाकार संरचना होता है। ठीक, उधर से होते हुए ये लोग आते हैं ग्रंथिल जठर में, ग्रंथिल जठर है। फिर वहाँ से प्रेषणी, प्रेषणी से अग्नाशय, अग्नाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से ये ऐसे ही होते हुए अवस्कर से होते हुए, ये देखिए अंधनाल जो आपको बताया था कि ये दो ऐसे साइड नुकीले बने होते हैं, वही है। और बड़ी आंत के बाद फिर गुदा द्वार में ये दो निकल के इसका निकासन हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक और चैनल